Hello everyone, I am Ranjana Yadav from दिवाकर एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस के बारे में। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास में जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्सेस, स्रोत। स्रोत के बिना हम इतिहास के बारे में नहीं जान सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्रोत होते क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सभी स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो भी सोर्सेज हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं? वो दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला कौन सा स्रोत आता है? सबसे पहले आते हैं पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के लिए स्रोत आवश्यक हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत, फिर आता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं। खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने में सहायता मिलती है, वो क्या कहलाती हैं? वो पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं, खुदाइयों में हमें जो चीजें मिलती हैं वो पुरातात्विक स्रोत कहलाती है, जिनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पुरातत्व, पुरातत्व का जो पिता है वो कौन कहलाता है? तो जो जॉन कनिंघम थे, जॉन कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व की खोज की, उसकी स्थापना की, जिसके कारण इनको क्या कहा गया? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता या भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे? आप आंसर मार्क करेंगे जॉन कनिंघम। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आते हैं मुद्राएं, मुद्राएं एवं सिक्के। ठीक है, तो जो मुद्राएं हैं, किसी भी गणराज्य, किसी भी राज्य या किसी भी शासक के बारे में जानने के लिए हम कैसे पता करेंगे? उनकी पुरानी हुई चीजों से। तो जो मुद्राएं और सिक्के हैं जो उन्होंने चालू किए थे, जारी किए थे अपने राज्य में, उसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी या वह कैसा शासक था। तो मुद्राएं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं ये इतिहास को जानने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं मुद्राएं और सिक्कों के बारे में। तो प्राचीन भारत के गणराज्यों का जो अस्तित्व था वो किससे प्रमाणित होता है? वो मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। उन पर कौन सी तिथियां अंकित होती हैं? उससे उनकी जो कालक्रम है कि उन्होंने कहां से कहां तक, कितने कितने शासन तक उन्होंने, कितने कितने कालक्रम में उन्होंने शासन किया है, ये पता चलता है किससे? सिक्कों से। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो प्राचीन भारत के सिक्के थे उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उनके अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूमिस्मैटिक्स में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूमिस्मैटिक्स में प्राचीन सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अभी कब शुरू हुआ था, ये हमें कब मिली है? तो भारत में जो प्राचीनतम सिक्का है उसकी खोज कब हुई है, उसकी स्थापना कब हुई है, ये कब से शुरू है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व से, जिसको हम क्या बोलते हैं? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। अब इनको आहत या पंचमार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चांदी के बने होते थे और चांदी के ऊपर ये ठप्पा मार करके या उसको दबा करके क्या निर्मित किया जाता था, जिसके कारण क्या बोला जाता है? इनको आहत सिक्के कहा
जाता है। अभी कौन सी धातु से बने थे ये? चांदी की धातु से निर्मित थे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचमार्क सिक्के थे वो चांदी की धातु से बने हुए थे, या आहत सिक्के थे वो चांदी की धातु से बने थे, और कब से प्रचलन में थे? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से। ठीक है, इसके बाद आते हैं सोने के सिक्के। सबसे पहले कौन से सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे, उसके बाद सोने का सिक्का आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोने का सिक्का है वो किसने शुरू किया था, किसने जारी किए थे? तो भारत में सर्वप्रथम सोने का जो सिक्का था वो किसने जारी किया था? हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद आता है भारत में सबसे पहले जो भारत के शासक थे उन्होंने जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? तो सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? गुप्त शासकों द्वारा। लेकिन जो शुद्ध सोने के सिक्के थे, जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो किसने शुरू किए थे? कुषाण शासक कनिष्क द्वारा जारी किए गए थे। ये दो बातें हैं, इनको आपको याद करनी है। एक क्या है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। और सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के सोने के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। कुषाण में भी किसने? कनिष्क ने। ठीक है, उसके बाद आता है सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों ने सिर्फ कौन से सिक्के जारी किए हैं? सीसे और पोटीन के सिक्के जारी किए हैं। इनके कोई भी सोने के सिक्के अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि गुप्त शासकों ने और कुषाण शासकों ने कौन से सोने के सिक्के जारी किए थे, और सातवाहनों ने केवल कौन सा सिक्का जारी किया था? सीसा और पोटीन का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अभिलेख। नेक्स्ट आते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वह होते हैं जो स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, मूर्तियों या मंदिर की दीवारों पर खुदे मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। फिर आता है कि भारत का सबसे पुराना जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पुराना अभिलेख कौन सा है? हड़प्पा काल का है। ठीक है, जिसको क्या अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद जिसको हम पढ़ सकते हैं वो कौन सा अभिलेख है? प्राचीनतम पठनीय अभिलेख जिसको पढ़ा जा सकता है वो किसका है? सम्राट अशोक का अभिलेख है। जिसको किसने पढ़ा था? जिसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो मैसूर में मिले हैं। जो कहाँ पर है? मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। ठीक है, जो वहां पे म्यूजियम है वहां पे सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो रखे जाते हैं। कहाँ पे? मैसूर में। ठीक है, अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं इसके बारे में, जिससे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आता है जूनागढ़ अभिलेख। जो जूनागढ़ अभिलेख था वो किसका अभिलेख है? ये शक शासक रुद्रादमन फर्स्ट का है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक, उसके बाद आता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? ये गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया था। इस अभिलेख में सबसे पहले क्या पता चलता है? सर्वप्रथम किसकी जानकारी मिलती है? सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? एरन अभिलेख से मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। जो ऐहोल अभिलेख है ये किसका है? ये बादामी के चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय उसका है। जिसको किसने तैयार किया था? उसका जो मंत्री था पुलकेशिन द्वितीय का, उसका जो मंत्री था रवि कीर्ति द्वारा ये तैयार किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रवि कीर्ति द्वारा कौन सा अभिलेख तैयार किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐहोल अभिलेख जो है वो रवि कीर्ति द्वारा तैयार किया गया था। और ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये बादामी के चालुक्य के जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय उसके बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आता है हंदी गुम्फा अभिलेख। जो हंदी गुम्फा अभिलेख है ये किसके बारे में जानकारी देता है हमें? इसे किसने जारी किया था? ये सर्वप्रथम कलिंग शासक खारवेल के द्वारा जारी किया गया था। ये सबसे पहला जो है अभिलेख है जिसमें कौन सी
सर्वप्रथम ईसवी वार घटनाओं का विवरण पता चलता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? हानथिंग गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, इसके बाद आता है इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख को किस नाम से भी जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये मूल रूप से कौन सा किसका अभिलेख है? ये वैसे तो सम्राट अशोक का अभिलेख है, लेकिन बाद में इस पर हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को भी खुदवाया गया था। ठीक है, आगे चलकर इस पे किसने? मुगल शासक जो जहांगीर था उसने भी इस पर अपने संदेश खुदवाए हैं। यानी कि इलाहाबाद अभिलेख जो है और जो प्रयाग प्रशस्ति है वो वैसे तो अशोक की है, लेकिन उसकी इस अभिलेख पर किसने किसने अपनी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है? किनकी किनकी? सबसे पहले अशोक की, उसके बाद समुद्रगुप्त की, और दूसरी किसकी? मुगल शासक जहांगीर की। ठीक है, तो ये तीन राजाएं हैं जिनके बारे में किस पे पता चलता है? अभिलेख। कौन से अभिलेख में? इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, उसके बाद आता है मास्की या गुर्जरा अभिलेख। जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, ये दोनों अभिलेख किसके हैं? ये भी अशोक के हैं। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि जितने भी सर्वाधिक अभिलेख हैं वो किसके हैं? अशोक के हैं। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों अभिलेख हैं मास्की और गुर्जरा, इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इन दोनों अभिलेखों में अशोक के दो नाम मिलते हैं। कौन से नाम मिलते हैं? अशोक, प्रियदर्शी और अशोक, ये दोनों नाम किसमें मिलते हैं? मौस्की और गुर्जरा अभिलेख में। इसके बाद आता है भाब्रू और रुमंदेई अभिलेख। तो ये अभिलेख कौन से है? ये दोनों अभिलेख अशोक के ही हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि उसकी किसमें? बौद्ध धर्म में आस्था हो गई थी, बौद्ध धर्म के प्रति उसकी आस्था है। इसके बारे में किससे पता चलता है? भाब्रू और रुमबंदेई अभिलेख से। इसके बाद आता है रूपनाथ अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख से अशोक के शैव धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। पर्सिपोलिस व नक्शे रुस्तम अभिलेख में ईरान और भारत के संबंधों का वर्णन है। ठीक है, तो रूपनाथ अभिलेख से किसका पता चलता है? अशोक के शैव धर्म होने के प्रति आस्था का। और भाब्रू और रुमंदेई अभिलेख से किसका पता चलता है? कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति आस्था है। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख और शासक। ठीक है, तो महास्थान जो अभिलेख है वो किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रादमन का है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। एरन अभिलेख अभी हमने पढ़ा था, भानुगुप्त का है। उसके बाद आती है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? राजा भोज की है। फिर हानथिंग गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, कलिंग शासक खारवेल का है। नासिक प्रशस्ति, नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का है, जो कौन है? सातवाहन है। नासिक अभिलेख सातवाहनों के बारे में जानकारी देता है, जो उनकी माता कौन है? गौतमी बलश्री। और देवपाड़ा अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है? सेन वंश के विजय सेन के बारे में। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, बादामी के जो चालुक्य हैं पुलकेशिन द्वितीय, उनके बारे में पता चलता है। आपको ये सब अभिलेख के बारे में पता चलना चाहिए कि कौन सा अभिलेख किसका है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं? मैचिंग्स में आ जाएंगे, या फिर उनके सामने आ जाएगा कि हाँ कौन सा एक गलत है, ऑड वन आउट में आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अभिलेख किसका है। इसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? पुरातात्विक स्रोत, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी कितने भागों में बांटा गया है? साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें धार्मिक साहित्य के बारे में। इसके बाद जो धर्मेतर साहित्य है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ साहित्यिक स्रोत का एक ही पार्ट पढ़ेंगे, जो क्या है? धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले क्या आते हैं? वेद आते हैं। वेद क्या होता है? वेद का मतलब होता है महत्तम ज्ञान, अर्थात पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान या संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है? वेद है। वेद का मतलब क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जिनको आप रस्या के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वेदों के बाद क्या आते हैं? वेदांग। वेदांग क्यों?
इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। मतलब वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए वेदांग की क्या की गई है, रचना की गई है। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्या है, 6 तरह के वेदांग हैं। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदांग कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वेदांग हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आएंगे, वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों की गद्य के रूप में की गई सरल व्याख्या को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, वेदांग, वेदों की सरल व्याख्या करने को वेदांग कहा गया था, लेकिन वेदों की गद्य के रूप में व्याख्या करने को क्या कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। इसके बाद आता है अरण्यक। अरण्यक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी रचना जंगलों में की गई थी। ये ब्राह्मण ग्रंथ का क्या अंतिम हिस्सा माना जाता है। इसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता दी गई है, क्योंकि ज्ञान एवं चिंतन कैसे, एकांत में जाकर के आप क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उससे क्या होता है, अरण्यक क्या होता है, जंगलों में की गई व्याख्या, जंगलों में की गई रचनाएं, इसको क्या बोला गया है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना गया है, जिसमें ज्ञान और चिंतन की क्या की गई है, प्रधानता की गई है, ज्यादा महत्व दिया गया है। अरण्यक के बाद क्या आता है, उपनिषद आते हैं, जिसमें क्या, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब ऐसा होता है, उपनिषद का मतलब ऐसा माना गया है कि गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की गई विद्या को क्या बोला जाता है, उपनिषद बोला जाता है। ठीक है, उपनिषद की रचना कितनी कुल संख्या है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है कौन सा, सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडिको उपनिषद कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में कौन सी तुलना की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसी के आधार पर ये कहा जाता है कि इस उपनिषद में कई बातें वर्णन की गई हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण का, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्री कृष्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कौन से उपनिषद में मिलता है, तो वो कौन से उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों से क्या पता चलता है हमें, उपनिषदों की रचना क्यों की गई, उपनिषदों की जो रचना है उससे हमें क्या पता चलता है, उपनिषदों से तत्कालीन भारत की कौन सी राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी किससे मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से हैं, महाकाव्य सिर्फ 2 हैं। भारत के 2 प्राचीनतम महाकाव्य है जिनके बारे में आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, एक रामायण और दूसरा महाभारत। साक्ष्यों के आधार पर इनका जो रचना काल है वो कौन सी शताब्दी माना जाता है, 4वीं शताब्दी ईसवी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसवी तक इनके बीच का काल माना जाता है। इसके बाद क्या आते हैं, रामायण। रामायण के रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामायण की रचना किसने की थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण की रचना किसने की है, महर्षि वाल्मीकि ने, जो कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। और इसमें कितने श्लोक हैं, इसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। इससे भी किसकी, तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। उपनिषदों से भी भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है, और रामायण से भी भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद आता है महाभारत। महाभारत का जब रचना हुई थी तो इसका आरंभ में नाम क्या था, जय संहिता था। ठीक है, और इसकी रचना किसने की है, महर्षि वेदव्यास ने। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण की रचना वेदव्यास ने की है और महाभारत की रचना वाल्मीकि ने की है। नहीं,
तो आपको अच्छे से याद रखना है कि रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने की है, और महाभारत की रचना किसने की है, महर्षि वेद व्यास ने की है। इसका पहले नाम क्या था, जय संहिता था। ठीक है, लेकिन इसमें श्लोकों की मूल संख्या कितनी थी जब इसकी रचना हुई थी, तो 8800 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 1 लाख है। वर्तमान में इसके श्लोक कितने हैं, 1 लाख है। और इसमें टोटल कितने पर्व है, 18 पर्व है। कितने पर्व है, 18 पर्व है। और जो श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है, तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि भीष्म पर्व से क्या लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता ली गई है। और महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व है। इसके बाद आता है महाभारत का जो युद्ध था वो कब हुआ था, 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, जो कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसको कौन से वेद के रूप में जाना जाता है, इसको 5वें वेद के रूप में जाना जाता है, महाभारत को। ठीक है, उसके बाद आता है पुराण। पुराण को क्या बोला जाता है, इसको पंचम वेद कहा जाता है। पुराण को क्या बोला जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। जिसको क्या बोला गया है, इसकी रचना किसने की है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों की रचना किसने की है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने उनकी रचना की है पुराणों की। टोटल कितने पुराण है, टोटल कितने पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की रचना क्यों की गई है, पुराणों से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है, तो पुराणों से हमें प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण मिलता है। ठीक है, पुराणों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, पुराणों से हमें प्राचीन शासकों की वंशावलियों का विवरण मिलता है। सबसे ज्यादा प्रामाणिक और प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ये कौन से संबंध से है, ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ये कौन से वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आता है विष्णु पुराण से कौन से वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि मत्स्य पुराण से कौन से वंश की जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश की। ठीक है, और विष्णु पुराण से कौन से वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। और वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की। तो ये जो 3 वंश है, इससे क्या पता चलता है हमें, इन तीनों वंशों से हमें पता चलता है गुप्त शासकों के वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, मौर्य वंश की विष्णु पुराण से, और मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में, वंश से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन से, जातक, त्रिपिटक, पाली ग्रंथ और संस्कृत ग्रंथ। ये क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है जातक। जातक क्या है, बौद्धों का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसमें कितनी, 550 कथाओं का संग्रह है, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। अजंता की जो चित्रकारी है उसके ऊपर जातक की कहानियां दर्शाई गई हैं। जो जातक की कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो किसमें दर्शाई गई हैं, वो अजंता की चित्रकारी में, अजंता की पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है त्रिपिटक। त्रिपिटकों की भाषा क्या है, त्रिपिटकों की भाषा जो है वो प्राकृत है। ठीक है, ये कितने त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, और पाली ग्रंथ में क्या है, प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, लेकिन जो त्रिपिटक है उनकी भाषा क्या है, प्राकृत है। ये याद रखिएगा कि जो पुराने ग्रंथ हैं तो कौन सी भाषा में है, वो पाली भाषा में है, लेकिन जो त्रिपिटक है उनकी भाषा क्या है, प्राकृत है। फिर आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या है, इस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी शासक जो था
मिनांडर जिसको मिलिंद कहा जाता है और बौद्ध भिक्षु जो था नागसेन, उसके बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन किसमें किया गया है? मिलिंद पनों में किया गया है। इसके बाद आता है दीपवंश। दीपवंश से किसके बारे में पता चलता है? दीपवंश से श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ये पहला बौद्ध ग्रंथ है जिसमें श्रीलंका का नाम क्या बताया गया है? इसमें सिंहल द्वीप। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंहल द्वीप के बारे में कौन सी ऐसा ग्रंथ है जिससे प्रकाश पड़ता है? तो दीपवंश जो है वो श्रीलंका यानी कि सिंहल द्वीप पर के इतिहास पर क्या करती है? प्रकाश डालती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बाद आता है महावंश। महावंश में क्या? मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची कि मगध पर कितने कितने राजाओं ने शासन किया, कौन कौन से राजाएं कब आए, राजाओं के बारे में किससे पता चलता है? महावंश से पता चलता है। उसके बाद आता है चूल वंश। चूल वंश किससे? इससे कैंडी यानी कि चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ इसके बारे में कौन बताता है? चूल वंश बताता है। अच्छा, अब आते हैं कुछ संस्कृत के ग्रंथ हैं जिनकी भाषा क्या है? संस्कृत है, जैसे कि ललित विस्तार। ठीक है, ये भी बौद्ध ग्रंथ है लेकिन ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कौन? ललित विस्तार। फिर आता है दिव्यवदान। दिव्यवदान में शुंग वंश और मौर्य वंश के शासकों के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत और संस्कृत, जिनको क्या कहा गया है? आगम कहा गया था। जैसे बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा गया था? त्रिपिटक कहा गया था बौद्ध साहित्य को, उसी तरह से जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आचरण सूत्र। आचरण सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का क्या है? वर्णन है। किसमें? किसमें वर्णन है? आचरण सूत्र में। किसमें? जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। फिर आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन और उनके अन्य समकालिकों के साथ उनके क्या संबंध थे इसके बारे में बताया गया है। और 16 महाजनपदों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी किसमें मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 16 महाजनपद है इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ ये मुख्यतः दर्शन है और ये उनकी रचना किसने की थी ये है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये दर्शन पूछे जाते हैं और उनके नाम, किनकी रचना किसने की थी, मैचिंग में आ जाता है या फिर ऑड वन आउट में आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्वक है वो क्या है? भौतिकवादी भी है और इसकी रचना किसने की है? चार्वक ने की है। जैसे कि सांख्य, सांख्य की रचना किसने की है? सांख्य की रचना कपिल ने की है। फिर आता है योग। योग की रचना पतंजलि ने की है योग सूत्र के माध्यम से। फिर न्याय, न्याय की रचना गौतम ने की है न्याय सूत्र के माध्यम से। वैशेषिक की रचना कानाद या उलूक ने की थी। और पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की है और उत्तर मीमांसा की रचना बद्रायण ने की है ब्रह्म सूत्र के माध्यम से। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्तोत्र का पहला पार्ट। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।